Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you within the session number 4 of chapter number 3 Human Reproduction. थर्ड सेशन के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड ओवरी, ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स और वजाइना से रिलेटेड डिस्कशन किया था. आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, जिसको वुल्वा और प्यूडेंडम के नाम से भी कभी कभार जाना जाता है. सो ये वुल्वा या तो प्यूडेंडम और एक्सटर्नल जेनिटलिया के अंदर अलग अलग 5 नाम आपको याद रखने हैं. नंबर 1 इज द मॉन्स प्यूबिस, number 2 is the labia majora, number 3 is the labia minora, number 4 is the hymen and number 5 is the clitoris. तो आपको डायग्राम के अंदर 5 नाम दिख रहे हैं. ये है मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा. नंबर 4 वजाइनल ओपनिंग के पास होगा हाइमेन एंड यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर क्लिटोरिस. तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि हर एक का अरेंजमेंट क्या है. सो मॉन्स प्यूबिस इज द कुशन, मतलब सॉफ्ट अरेंजमेंट होगा फैटी टिश्यूज का विच आर कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर. प्यूबिक का मतलब होता है जेनिटल ऑर्गन के आजू बाजू में. तो आप डायग्राम के अंदर देखोगे तो मॉन्स प्यूबिस मतलब ये पोर्शन है, cushion of fatty tissues which are covered by skin and pubic hair. तो ये हो गया mons pubis. Okay, after mons pubis, second one labia majora are the fleshy fold of tissues. कहाँ से स्टार्ट होता है? they are extend down from mons pubis. mons pubis से वो चालू होगा and surround the vaginal opening. तो फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यूज अगेन डायग्राम में देख लेते हैं. तो ये जो फ्लैशी फोल्ड दिख रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो आपको दिख रहा है मॉन्स प्यूबिस से वो चालू हुआ और वजाइनल ओपनिंग को पूरा का पूरा दोनों साइड से कवर करता हुआ. सो ये क्या है? लेबिया मेजोरा. सेकेंड लेबिया मेजोरा. थर्ड डिस्कस करते हैं लेबिया माइनोरा. ये थर्ड वन. सो लेबिया माइनोरा आर द पैड फोल्ड ऑफ टिश्यूज अंडर द लेबिया मेजोरा. तो लेबिया मेजोरा के नीचे पैड फोल्ड टिश्यूज लेबिया माइनोरा. ओके, तो ये जो दोनों पोर्शन है, दिस वन इज द लेबिया माइनोरा जो लेबिया मेजोरा के नीचे होगा. थर्ड हुआ. नंबर 4 opening of vagina is often covered partially by a membrane और वो membrane का नाम है thin fold of mucosal membrane. तो वजाइना का जो ओपनिंग है वो पार्शियली thin fold of mucosal membrane से कवर अप होता है, जो membrane का नाम है हाइमेन. और एक्सटर्नल जेनिटलिया नंबर 5 is the clitoris. Clitoris is a teeny finger-like structure which lies at upper junction of 2 labia minora above the urethral opening. तो अगेन हम लोग डायग्राम एक बार डिस्कस करते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर. ओके, तो ये रहा यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर. लेबिया माइनोरा का अपर जंक्शन जो है वहाँ पे, ये अपर जंक्शन है और ये जो आपको टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है वो होता है क्लिटोरिस. अब ये क्लिटोरिस की स्पेशलिटी क्या है? सो क्लिटोरिस कंटेन्स इरेक्टाइल टिश्यूज. जैसे मेल के पास पेनिस में इरेक्टाइल टिश्यूज है, वैसे फीमेल बॉडी में क्लिटोरिस के पास इरेक्टाइल टिश्यूज होगी
and is considered as a equivalent to the male penis. तो मेल में पेनिस इरेक्ट हो सकता है, फीमेल में क्लिटोरिस इरेक्ट हो सकता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मेल पेनिस के पास तो आपको पता है देयर आर द प्रेजेंस ऑफ अ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, क्योंकि वहीं से स्पर्म पास होने वाला है, वेरेज क्लिटोरिस के पास कोई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। ये मेल और फीमेल के अंदर इलेक्ट्राइल टिश्यूज का एक डिफरेंस है। ओके, नाउ एक फैक्ट है सोसाइटी में कि जो हाइमेन है, मतलब वजाइनों को पार्शियल कवर करने वाला लेयर, अब ये हाइमेन जनरली कब टूटता है? ऑफन टॉर्न, ऑफन ब्रेक ड्यूरिंग फर्स्ट कोइटस, इंटरकोर्स। जब भी कोई फीमेल सबसे पहली बार सेक्सुअल रिलेशनशिप कोई मेल पार्टनर के साथ रखती है, तब ये हाइमेन टूटता है। ऐसा एक फैक्ट, एक ऐसा मिथ है, एक ऐसी मान्यताएं है। बट कभी कभार ये हाइमेन टूटने के दूसरे चांसेस, सडन फॉल, कहीं से गिरना और सडन जॉल्ट, अगर उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आता है तो भी वो टूट सकता है। इंसर्शन ऑफ वजाइनल टेम्पन, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वजाइना के आउटर पोर्शन पे मेंस्ट्रुअल फ्लो के ब्लीडिंग को या तो लिक्विड को रोकने के लिए वहाँ पे कॉटन जो रखा जाता है, वो कॉटन अगर ज़्यादा प्रेशर से रखा हुआ है तो एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्सबैक राइडिंग, साइकिलिंग। तो ज़रूरी नहीं है कि इंटरकोर्स, सेक्सुअल रिलेशनशिप से ही ये हाइमेन टूट सकता है, दूसरे भी हाइमेन टूटने के चांसेस हैं। इवन कभी कभार इन सम वुमेन हाइमेन परसिस्ट, रिमेन इवन आफ्टर कोइटस। तो किसी की बॉडी में तो रिप्रोडक्शन करने के बाद भी, वो कोइटस के बाद भी वो हाइमेन एज इट इज़ प्रेजेंट रहता। सो ये पॉइंट के ऊपर से एक्चुअल में मेरा समझाने का मीनिंग क्या है आपको, इनफैक्ट प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन, ये हो या ना हो, इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। कि भाई अगर किसी लेडी का वो हाइमेन टूटा हुआ है तो उसकी किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप है, ऐसा नहीं मान लेना चाहिए। या तो हाइमेन टूटा हुआ नहीं है तो किसी के साथ रिलेशनशिप है या नहीं है, ये कोई रिलायबल इंडिकेटर कंसिडर नहीं किया जाता। ओके, नेक्स्ट वन, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमें मेमोरी ग्लैंड भी कंसिडर करना है। सो मेमोरी ग्लैंड्स है क्या? मेमोरी ग्लैंड्स आर दी मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। स्किन के ऊपर जो स्वेट ग्लैंड है उसका ही मॉडिफिकेशन हो जाता है। इट इज़ लोकेटेड ओवर द पेक्टोरालिस मेजर मसल। लिसन, पेक्टोरालिस मेजर मसल मतलब अपर चेस्ट रीजन के लार्जेस्ट मसल के ऊपर ये स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होगा। और फीमेल बॉडी में कौन सी ग्लैंड डेवलप होती है? मेमोरी ग्लैंड्स। नाउ ये जो मेमोरी ग्लैंड्स है किसका कैरेक्टर है? इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। जितने भी मैमल्स और उसमें भी फीमेल है उनका ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो मेमोरी ग्लैंड्स को साइंटिफिक लैंग्वेज में ब्रेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। सो मेमोरी ग्लैंड्स आर दी पैड स्ट्रक्चर इज कंसिडर एज अ ब्रेस्ट। अब ये मेमोरी ग्लैंड्स का अरेंजमेंट हमें दो अलग अलग, पहला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वो एक्सटर्नली किससे बना होता है और दूसरा वो इंटरनली कैसे बना था। एक्सटर्नली अगर बात करो तो कोई भी मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर एक्सटर्नली देयर आर द प्रेजेंस ऑफ वन प्रोजेक्शन और वो प्रोजेक्शंस का नाम है निपल। तो ये प्रोजेक्शंस, निपल का रोल क्या है? फॉर सकिंग ऑफ मिल्क। न्यूबॉर्न उसके बर्थ के बाद मदर की बॉडी में से मिल्क को सक करने के लिए ये प्रोजेक्शन का यूज करता है जिसका नाम है निपल। ओके, निपल इज सराउंडेड बाय अ सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया ऑफ स्किन। निपल के आजू बाजू में स्किन के ऊपर सर्कुलर
पिगमेंटेड एरिया होगा, वो एरिया का नाम है एरियोला। अब कलर में भी पॉसिबल है डीप पिंक कलर या तो लाइट ब्राउन कलर होगा। तो ये एरियोला का फंक्शंस क्या है? सो एरियोला आर यूज टू सिक्रीट दी ऑयल, ऑयल सिक्रीट करता रहता है। एंड ये जो भी ऑयल सिक्रीट हुआ है दे आर यूज्ड टू लुब्रिकेट दी निपल, कि निपल को लुब्रिकेट करने के लिए ये एरियोला नाम का पोर्शन जो है वो ऑयल सिक्रीट करता रहता है। ये मैंने आपको बताया एक्सटर्नली कौन कौन से नंबर ऑफ पोर्शंस होते हैं मेमोरी ग्लैंड्स में। बट आप इंटरनली बात करो, इट कंटेन्स द ग्लैंड्यूलर टिश्यूज। सेकेंड वन, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, तो फैट के अंदर आपको ये दो नाम याद रखने हैं, फाइब्रस टिश्यूज एंड सेकेंड वन इज द फैटी और एडिपोज टिश्यूज। सो इंटरनली और एक्सटर्नली हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स तो देख लिए। अब एक्चुअल में ये मेमोरी ग्लैंड्स का रोल क्या है, फंक्शंस क्या है, उससे पहले आप ये मेमोरी ग्लैंड्स का डायग्राम देख लो। तो ये एक्सटर्नल एरिया निपल, निपल के अराउंडिंग में पिगमेंटेड एरिया जिसका नाम है एरियोला। किसके ऊपर ये बना था? पेक्टोरालिस मेजर मसल्स, ये आपको दिख रहा है रिब्स और रिब्स के बीच के मसल्स। ओके, अब इंटरनली उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स थे? तो इंटरनली आपको मैंने बताया ग्लैंड्यूलर टिश्यूज होती है। दोज ग्लैंड्यूलर टिश्यूज ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू द 15 to 20 मेमोरी लोब विच कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स, और वो क्लस्टर ऑफ सेल्स का नाम होगा एल्वियोली। ग्रेप्स का जैसे कैसे क्लस्टर होता है वैसा ही क्लस्टर होगा। वो क्लस्टर किसके पास होगा? मेमोरी लोब के पास। और कितने लोब होते हैं ऐसे? 15 to 20 नंबर ऑफ लोब होते हैं। अब आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो, ये रहा सबसे पहला मेमोरी लोब जिसके पास होगा क्लस्टर ऑफ मेमोरी एल्वियोली। तो जैसे एक दिख रहा है, दूसरा, तीसरा, ऐसे मिनिमम 15, मैक्सिमम कितने होंगे? 20। सो 15 to 20 मेमोरी लोब होंगे जिसके पास क्लस्टर ऑफ मेमोरी एल्वियोली होगा। ओके, नाउ सेल्स ऑफ एल्वियोली सिक्रीट द मिल्क। एल्वियोली के सेल्स का काम क्या है? मिल्क को सिक्रीट करना। सिक्रीट होने वाला मिल्क is stored in the cavity lumen space of alveoli। अब alveoli जनरली ऐसा है, तो ये है उसका ल्यूमेन स्पेस या तो कैविटी जिसके अंदर ये मिल्क स्टोर होता है। ओके, ये एल्वियोली सीधा खुलेगा कहाँ पे? तो वो ओपन होता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो डायग्राम में हम लोग देख लेते हैं। ओके, मेमोरी लोब्यूल्स के बाद आता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स। तो मेमोरी ट्यूब्यूल्स के अंदर ये मिल्क एल्वियोली के बाद मूव होने वाला है। देन आफ्टर मिल्क का रूट क्या है? ओके, ये आपको डायग्राम एक दूसरा दिख रहा है, निपल, निपल के अराउंडिंग में एरियोला, ये है पेक्टोरालिस मेजर मसल। दूसरी बात, पहले हमें देखने हैं मेमोरी लोब्स। तो लोब्यूल्स कौन से हैं? तो ये आपको दिख रहा है लोब्यूल ऑफ 2 लोब्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, पीछे 6, ऐसे 15 से 20 मेमोरी लोब्स होंगे। हर एक मेमोरी लोब कहीं ना कहीं एल्वियोली वाले सेल्स से बने होंगे। तो ये एल्वियोली के सेल्स आपको दिख रहे हैं। वो एल्वियोली के सेल्स में से सिक्रेट होने वाला मिल्क कहाँ पे जाएगा? मेमोरी ट्यूब्यूल्स के पास जाने वाला। अब ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो छोटी छोटी है वो एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या बनाने वाली है आगे जाके? मेमोरी डक्ट। तो आगे हम लोग देखते हैं। ओके, नाउ ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया कि मेमोरी ट्यूब्यूल से वो क्या बनने वाला है? मेमोरी डक्ट। अब आगे मेमोरी डक्ट से वो
मिल्क का रूट क्या है? अब बहुत सारी मेमोरी डक्ट एक दूसरे से ज्वाइन होकर के इट फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्प्यूला। तो अब क्या आया? मेमोरी एम्प्यूला, और वो मेमोरी एम्प्यूला इज कनेक्टेड टू द लैक्टिफेरस डक्ट, और वो लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू मिल्क सक्ड आउट होगा। पर मिल्क को सक्ड आउट करने के लिए एक्सटर्नल साइड पे कौन सा पोर्शन होगा? निपल। तो मेमोरी डक्ट के बाद मेमोरी एम्प्यूला क्या है और लैक्टिफेरस डक्ट क्या है, वो हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं। ओके, ये ट्यूब्यूल आई, ट्यूब्यूल के बाद आया डक्ट, डक्ट के बाद आया एम्प्यूला, एम्प्यूला के बाद आया लैक्टिफेरस डक्ट, और वो लैक्टिफेरस डक्ट के बाद निपल के थ्रू यहाँ से न्यूबॉर्न क्या कर सकता है? मिल्क फॉर देयर न्यूट्रिशन। सो एक्चुअल में मिल्क के रूट के कौन कौन से अलग अलग स्टेशंस होंगे? तो सबसे पहला मेमोरी एल्वियोली, वहाँ से मेमोरी ट्यूब्यूल, वहाँ से मेमोरी डक्ट, वहाँ से मेमोरी एम्प्यूला, एंड लास्ट में लैक्टिफेरस डक्ट, और वो लैक्टिफेरस डक्ट से निपल के थ्रू मिल्क को सक्ड आउट किया जाता है। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया और मेमोरी ग्लैंड्स। तो जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद स्पर्म बनाया था, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद भी हम लोगों ने ओवा जनरेट कैसे होता है, तो दोनों की सिस्टम अभी तक हमने देखी है। अब दोनों सिस्टम के थ्रू गैमेट्स कैसे बनने वाला है। सो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे लिए इज द गैमेटोजेनेसिस। सो गैमेटोजेनेसिस का मतलब होगा इट इज द प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जो रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता हो, वैसे ऑर्गेनिज्म में गैमेट फॉर्मेशन करने की प्रोसेस को बोला जाता है गैमेटोजेनेसिस। नाउ वी नो दैट बॉडी के अंदर दो टाइप के सेल्स अवेलेबल है। नंबर 1 इज द सोमेटिक सेल एंड नंबर 2 इज द जर्मिनल सेल। अब सोमेटिक सेल्स का काम क्या है? इट फॉर्म्स वेरियस ऑर्गन्स ऑफ बॉडी which are divided by mitotic division. माइटोटिक डिवीजन मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने पेरेंटल सेल में थे उतने ही डॉटर सेल में आएंगे। पर दूसरे सेल का नाम है जर्मिनल सेल, जर्म सेल, सेक्स सेल, इवन वी कैन से दैट रिप्रोडक्टिव सेल। तो ये सेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या काम करता है? उनका काम है प्रोड्यूस गैमेट्स बाय सक्सेसिव, पहले माइटोटिक डिवीजन होगा, देन आफ्टर मियोसिस डिवीजन होगा। सो अब दोनों गैमेट्स को कौन कौन से नाम से जाना जाता है? सो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि मेल गैमेट इज कंसिडर एज अ स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म, या तो एंथ्रोजोइड्स भी बोल सकते हैं, पर ह्यूमन बॉडी के लिए ज़्यादातर हमें यही दो नाम यूज़ करना है। और सेकेंड वन इज द फीमेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट में ओवा, एग और आर्कीगोनियम, पर ह्यूमन बॉडी के लिए ज़्यादातर हम ये दो नाम यूज़ करेंगे, ओवा और एग। सो ये स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ, एग, ओवा बनाने के लिए जो गैमेटोजेनेसिस है उसको हम लोग दो प्रोसेस में डिवाइड करेंगे। प्रोसेस नंबर 1 का नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या डेफिनेशन होगा? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, एंड सेकेंड वन इज द oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ ओवा। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द गैमेटोजेनेसिस, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है, एंड मेमोरी ग्लैंड्स। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।